ग्रीटिंग्स टू ऑल। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, मेजर मेजर पार्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नाटो को। नाटो मतलब नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कंट्री है वो है यूएसए। जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी जो शुरुआत है वो कोल्ड वॉर के बाद होती है मेनली प्राइमरली, और एक तरह से अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड इनका सहारा लेते हैं, और ये भी उसकी एक एग्जांपल थी। ये हमें कैपिटलिस्ट कंट्री की तरफ से देखने को मिलती है, और इसमें जो पार्टिसिपेंट कंट्री थी उस वक्त, जो मेंबर कंट्रीज थी, फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज, वो थे यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, पोर्टुगल, आइसलैंड एंड नीदरलैंड। तो ये देश हमें देखने को मिलते हैं जब नाटो बनती है। प्रेजेंट टाइम में इसके 28 मेंबर हैं, और जब ये बनी थी उस वक्त इसके 12 मेंबर हैं। एक तरीके से कम्युनिज्म के अगेंस्ट ये बॉडी हमें देखने को मिलती है, मगर समय के साथ साथ हमने इतने बड़े उलटफेर देखे कि जो सोशलिस्ट कंट्री जैसे कि पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक ने भी इनको ज्वाइन कर लिया, और इवन रशिया ने भी इसको मतलब पार्टनरशिप इसकी एक्सेप्ट की। बात करें नाटो के पर्पस की, तो उसमें हमें देखने को मिलता है, तो ये एक डेटरेंट की तरह काम करती है। यानी कि जो सोवियत यूनियन के अटैक का डर था कि ये मतलब वॉर छेड़ सकते हैं कैपिटलिस्ट कंट्री के खिलाफ, तो उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए नाटो की स्थापना हुई थी। देन ये सिक्योरिटी, अम्ब्रेला सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इकोनॉमिक और मिलिट्री डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं यूरोपियन कंट्रीज के लिए, और साइकोलॉजिकली जो यूरोप के लोग हैं उनको तैयार रखते हैं कि किसी भी वक्त अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन की तरफ से अटैक जो है आपके ऊपर हो सकता है। उसके बाद है सियाटो, जिसकी स्थापना हमें देखने को मिलती है 1954 में। जब इंडिया और चाइना की मीटिंग होती है 1954 में, तब यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपाइन, थाईलैंड, पाकिस्तान की एक मीटिंग होती है मनीला में 1954 में। और उसके बाद हम देखते हैं कि इस मीटिंग का जो प्रोडक्ट्स है वो थे पैसिफिक चार्टर, और साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी। तो ये दोनों हमें देखने को मिलती हैं। मेन इसका सियाटो का पर्पस क्या था कि यूएस ने उस वक्त कम्युनिज्म कंटेनमेंट पॉलिसी जो है वो चला के रखी थी, यानी कि कम्युनिज्म को हमने और देशों में नहीं फैलने देना, और उसी का ये एक नमूना था कि जो सियाटो हमें उस वक्त देखने को मिलती है। और 1977 में हम देखते हैं कि जो सियाटो है ये डिसॉल्व हो जाती है। पैसिफिक एरिया की पीस को प्रिजर्व करने के लिए, बना के मेंटेन करने के लिए, हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट, इन तीन देशों का मिलन होता है 1951 में। एक पैक्ट होता है, समझौता होता है, एक तरीके से जैसे हमें सियाटो काम करते हुए देखने को मिलती है। कुछ उसी तरीके से ये बॉडी हमें काम करते हुए देखने को मिलती है, जिसमें हम देखते हैं कि इनकी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह होती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि कम्युनिज्म के ही मतलब अगेंस्ट ये बॉडी जो है तैयार होती है। यहाँ पे हम कोऑपरेशन देखते हैं मिलिट्री मैटर्स के रिगार्डिंग, और पैसिफिक एरिया जो है उसको प्राइमरली कंट्रोल करना, यानी कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम जो है किया जाता है। अरब लीग की स्थापना हमें 1945 में देखने को मिलती है। उस वक्त इसके 6 मेंबर थे, 6, और बाद में हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो 22 मेंबर इसके हो चुके हैं। इसके बनने का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि मतलब क्लोजर रिलेशन बनाना चाहते थे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहते थे फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो इशू थे उनको सॉर्ट आउट करना चाहते थे, पॉलिटिकल एम्स पे भी ये कोऑर्डिनेट करना चाहते थे। मगर जिस पर्पस के लिए बनी थी उसके लिए मतलब इसके जो पर्पस है वो कम्प्लीटली फुलफिल होते हुए कभी देखने को नहीं मिले, या बोल सकते कि बहुत सक्सेसफुली काम करते हुए हमें अरब लीग नहीं देखने को मिली। वियतनाम के ऊपर इंपीरियलिस्टिक रोल, पॉलिटिकल क्राइसिस कंबोडिया में, देन उसके बाद इंडोनेशिया, लाओस, बर्मा जैसे देशों ने रियलाइज किया कि मतलब इनकी जो डेवलपमेंट है उसके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, और उसका नतीजा था कि हमें देखने को मिलती है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया
एशियन नेशंस। तो जहां पर इसकी जो स्थापना है वो देखने को मिलती है बैंकॉक डेक्लेरेशन के बाद 1967 में। और प्रेजेंट टाइम में 10 इसके मेंबर हैं। जो इसका चार्टर है वो हमें देखने को मिलता है 2008 में। और इसका जो मेन पर्पस है, उसमें पर्पस की बात करें या ऑब्जेक्टिव की, तो उसमें हम देखते हैं कि ये एक नॉन मिलिट्री अलायंस है एंड नॉन सिक्योरिटी इकोनॉमिक एंड कल्चरल रीजनल एसोसिएशन है, अलायंस है, जहां पर इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य है, वहां पे सबसे पहले इनका मेन फोकस रहता है इकोनॉमिक ग्रोथ। फोकस करते हैं इसके ऊपर और इसको एक्सीलरेट करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये चाहते हैं कि सोशल प्रोग्रेस इन द रीजन, इनके पर्टिकुलर एरिया में सोशल प्रोग्रेस भी हो। ये प्रमोट करना चाहते हैं रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को, ये प्रमोट करना चाहते हैं। और एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंट ऑन द मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन वेरियस फील्ड। साथ ही साथ ये बात करते हैं प्रमोट mutual cooperation and assistance in providing training and research facilities to their people। और ये प्रमोट करते हैं साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज। तो ये इनके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रीजनल अरेंजमेंट के रूप में हमें देखने को मिलती है। इसका जो चार्टर है वो अप्रूव हुआ था एडिस अबाबा कॉन्फ्रेंस में, जहां पर हम देखते हैं कि जो अफ्रीकन कंट्रीज के हेड्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स, वो एक मीटिंग करते हैं। एंड देन 1963 में हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, जिसके टोटल मेंबर थे उस वक्त 32। और प्रेजेंट टाइम में जो नंबर है वो हो चुका है 55। और अगर हम बात करें इनका हेडक्वार्टर, वो भी हमें एडिस अबाबा इथोपिया में ही देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स में हम देखें, क्योंकि ये बहुत सारे नए देश बने हैं, हमें देखा यूरोपियन कंट्री से इनको आज़ादी मिली है, इसीलिए उसी के हिसाब से इनकी जो सॉवरेनिटी है उसको मेंटेन करना है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है उसको मेंटेन करना, और जो कॉलोनियलिज्म है इन ऑल फॉर्म्स उसको खत्म करना, ह्यूमन राइट्स के जो इश्यूज हो रहे हैं उसको खत्म करना, और यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसका रिगार्ड करना। ये मेन इनके ऑब्जेक्टिव्स हमें देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करेंगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क, जिसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है 1985 दिसंबर 1985 में हमें देखने को मिलती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमें नेपाल के काठमांडू में देखने को मिलता है, यानी कि वहाँ पे कैपिटल में है। इसके टोटल 8 सदस्य हैं, 8 मेंबर हैं, यानी कि साउथ एशिया के ही देश मालदीव, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान। अफगानिस्तान थोड़ा सा ना मतलब कुछ पार्ट जैसे हम बोल सकते हैं, कई जगह पे उसको इंक्लूड किया जाता है, कई बार इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। और 2016 में हम देखते हैं कि जो इनकी मीटिंग होनी थी वो कैंसिल हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में उरी अटैक होता है, और उसके बाद वो मीटिंग कैंसिल हो गई थी। जो इसके बनने का मतलब मेन मकसद था वो यही था कि जो इन देशों के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, कल्चरल कोऑपरेशन है, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। मगर हम देखते हैं कि क्योंकि इंडिया पाकिस्तान ऐसे देश है जिनके रिलेशंस कंटिन्यूसली खराब सिचुएशन में रहे हैं, इसीलिए सार्क बहुत सक्सेसफुली काम करते हुए हमें नहीं देखने को मिलती। ये मतलब आसियान के ही मॉडल के ऊपर बेस्ड एसोसिएशन बनी थी। नेक्स्ट है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, यानी कि वो वाले देश जिनका संगठन है और इंडियन ओशियन की एक तरीके से उनको बॉर्डर जो है टच होती है। ये टोटल प्रेजेंट टाइम में 23 मेंबर्स हैं, रीजनल कोऑपरेशन है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमें मोरेशिया में देखने को मिलता है, मोरेशियस में देखने को मिलता है, एबन मोरेशियस में। और जो इनका पर्पस है वो है कि एक दूसरे के साथ ये कोऑपरेट करें ताकि ट्रेड करने में दिक्कत ना आए। क्लोजर इंटरेक्शन की बात इन देशों के द्वारा की जाती है। पैक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जहां पर हम देखते हैं कि कंट्रीज का कोऑपरेशन हो रहा है इकोनॉमिक इश्यूज को लेके, और ये प्रमोट करते हैं फ्री ट्रेड थ्रू आउट एशिया पैसिफिक रीजन में। प्रेजेंट टाइम में
21 नेशंस इसके मेंबर हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें से मेजर कंट्रीज जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, वियतनाम देखने को मिलते हैं। नाफ्ता बात करता है नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एसोसिएशन, और इसमें एग्रीमेंट, इसमें हम देखते हैं कि 3 देश शामिल हैं, कनाडा, मेक्सिको और यूएसए। तो इन तीनों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है हुआ पड़ा है, आपस में इनका फ्री ट्रेड चलता है। और ये जो नाफ्ता है, ये 2020 में अब इसको मतलब नाफ्ता को इसका नाम चेंज हो गया है, अब इसको बोलते हैं यूएसएमसीए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको कनाडा। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1994 में हुई थी, और जो प्राइमरली इसका फोकस है वो ट्रेड के ऊपर रहता है, यानी कि इन 3 देशों के बीच जो ट्रेड है उसको इंक्रीज किया जाए, एक दूसरे के अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के द्वारा की जाए। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस में हमें 8 सदस्य देखने को मिलते हैं, इंडिया, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसकी जो फॉर्मेशन है वो 20 साल पहले 2001 में हुई थी, हेडक्वार्टर चाइना में इसका देखने को मिलता है, और जो इसका मेन पर्पस है वो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस। This is all about this lecture. Thank you very much.